अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हदीका। आवाज़ आ रही है मेरी हदीका? हदीका बेटा आवाज़ आ रही है मेरी? ओके जी, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू। जल्दी-जल्दी से आ जाइए भई, जस्ट 8 स्टूडेंट्स आर हियर। क्या बात है, आज स्टूडेंट्स ने लेक्चर नहीं देना? जस्ट 11 स्टूडेंट्स आर हियर। कितना टाइम लगेगा और आने में? जी। 2 सेकंड तुम्हारा लेक्चर होगा थर्ड ईयर के साथ। तेरा पहला नहीं।
ओके बेटा जी, अब हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी वेट कर लिया मैंने, स्टिल स्टूडेंट बहुत कम है, बट चलें जी। डुपिट्रेंस डिजीज़ हमने सुबह पढ़ ली थी, उसके बाद हमने नर्सिंग केयर पढ़ी थी, पेशेंट्स की हु आर अंडरगोइंग सर्जरी ऑफ द हैंड और रिस्ट। फिर हमने स्टार्ट किए थे कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ द फीट, प्लांटर फिशाइटिस है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हमने कॉर्न्स के बारे में पढ़ा, ठीक है जी, यहीं तक हमने कंप्लीट किया था। ओके, नेक्स्ट जो है हम स्टार्ट लेते हैं। पहले कैलस। कैलस क्या होता है? अ कैलस इज अ discretely thickened area of the skin that has been exposed to persistent pressure or friction. जो कैलस है, बेसिकली कैलस क्या होता है? स्किन का थिकेंड एरिया होता है, थिक एरिया होता है स्किन का, ठीक है जी। जैसे ये पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, कॉर्न्स भी दिखाए हुए हैं, कैलस भी दिखाए हुए हैं, ठीक है। कॉर्न्स देखें, ये फिंगर्स के दरमियान में इंटरफेरेंशियल स्पेसेस जो है उसके दरमियान में किस तरह से एक वो जख्म टाइप बन जाते हैं ना, स्किन के स्किन थिकनिंग हो जाती है। इसी तरह से कैलसेस हैं, कैलसेस देखें फुट के नीचे आपको नजर आ रहा है, एक थिक हुआ हुआ है वो स्पेस, वो एरिया, उसमें जो है ना स्किन थिकन हुई हुई है। तो कैलस इज अ डिस्क्रीटली थिकन्ड एरिया ऑफ द स्किन दैट हैज बीन एक्सपोज्ड टू परसिस्टेंट प्रेशर और फ्रिक्शन। ये किस वजह से बनता है? ये स्किन का एरिया थिक इस वजह से हो जाता है कि कंटिन्यूसली परसिस्टेंटली कोई प्रेशर इसके ऊपर एग्जर्ट हो रहा है या फिर फ्रिक्शन, रगड़ उसको बार बार लग रही है, ठीक है जी। फॉल्टी यूजुअली देखें कॉर्न्स और कैलसेस जो होते हैं वो तकरीबन एक ही जैसी चीज़ होती हैं, और उसमें जो है रीजंस भी उनके यूजुअली एक ही होते हैं और वो साइड बाय साइड चल रही होती हैं दोनों चीज़ें। फॉल्टी फुट मैकेनिक्स यूजुअली प्रीसीड द फॉर्मेशन ऑफ अ कैलस। यूजुअली वही बात जो पहले अभी हमने लास्ट लेक्चर में कॉर्न्स के लिए डिस्कस की थी कि फॉल्टी शूज़ मैकेनिक्स, यानी जो शूज़ होते हैं, हम बहुत ज़्यादा टाइट शूज़ पहनते हैं या फिर बहुत हार्ड शूज़ पहनते हैं, यानी वो अनकम्फर्टेबल होते हैं, इस तरह के जो शूज़ हों वो यूजुअली उनकी वजह से जो है वो कैलस फॉर्मेशन हो जाती है, कैलस बन जाती है। ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ eliminating the underlying causes and having the callus treated by a podiatrist if it is painful. ट्रीटमेंट इसमें क्या है बेटा? सबसे पहले यही है कि कॉज को रिलीव करना है, अंडरलाइन कॉज जो है उसको सबसे पहले एलिमिनेट करना है। अगर आप ख़राब शूज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप शूज़ को चेंज करें, जो भी कॉज है उसको सबसे पहले आपने एलिमिनेट करना है। एंड हैविंग द कैलस ट्रीटेड बाय अ पोडियाट्रिस्ट, और वही बात के जो पोडियाट्रिस्ट होते हैं उन वही इसको कैलस को जो है वो ट्रीट करते हैं इफ़ इट इज़ पेनफुल। केराटोलिटिक ऑइंटमेंट, जैसे लास्ट उसमें पढ़ा था हमने, यही उसमें पढ़ा था ना कि इसका हम वर्ड केराटोसिस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से अ, क्या मतलब कुरातुलैन शूज़ ना पहनने का मतलब शूज़ पहने ही ना, कभी भी शूज़ ना पहने, कोई से भी शूज़ ना पहने, ये सवाल है आपका? थोड़ा सा एलैबोरेट करें अपने क्वेश्चन को, क्या पूछना चाह रही हैं आप? अच्छा, एक केराटोलिटिक ऑइंटमेंट, जैसे केराटोसिस बन जाता है ना, थिकनिंग ऑफ द स्किन को हम कहते हैं, तो लिटिक का मतलब आपको पता है डिसॉल्व करना, ख़त्म करना। तो केराटोलिटिक ऑइंटमेंट जो होती है ना वो हम अप्लाई करते हैं, और थिन प्लास्टिक कप worn over the heel if the callus is on this area। उसी तरह से अगर हील पे बना हुआ है तो प्लास्टिक का, यानी उसको कवर करने के लिए हील के कप्स मिलते हैं, वो हम पहनाते हैं पेशेंट को। Orthotic devices can be made to remove the pressure from bony protuberances, or the protuberances may be excised। वो जो प्रोट्रूबरेंस का वर्ड क्या होता है बेटा? प्रोट्रूड आउट का मतलब होता है कि कोई चीज़ अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन, अपनी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन से बाहर की तरफ मूव कर जाए, उसे हम कहते हैं प्रोट्रूड होना। तो ऑर्थोटिक डिवाइसेस जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, जो बनाई गई हैं रिमूव करने के लिए उन प्रोट्रूबरेंसेस पर से प्रेशर रिलीव करने के लिए, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि इसका एक कॉज है प्रेशर। तो उस प्रेशर को जब हम रिलीव कर देंगे तो ऑब्वियसली कैलस फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगी। कुरतुलैन अगर घर में शूज़ ना पहने उससे यूजुअली कैलस फॉर्मेशन तो नहीं होती, लेकिन देखो अगर आप ऑब्वियसली, अगर जैसे आप हम लोगों के नॉर्मली जो सिटीज़ में घर होते हैं ना, अगर हम उस पे ज़ाहिर है
बेयर फुट भी चलते हैं, तो उससे कैलस फॉर्मेशन नहीं होती। कैलस फॉर्मेशन 2 चीज़ें हैं, या तो प्रेशर, या दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि फ्रिक्शन कंटिन्यूअसली। अगर आप बेयर फुट किसी चीज़ के साथ, जैसे अगर कोई पत्थर है, कोई ऐसा एरिया है, कोई ऐसा इलाका है, वहाँ पे आप बहुत टाइम तक बेयर फुट चलेंगे, तो हाँ, वहाँ पे ज़ाहिर है स्किन में फ्रिक्शन कॉज़ होती है और उसकी वजह से जो है कैलस फॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉर्मल जो हम लोगों के घर होते हैं जिस तरह के, उसमें अगर आप ये कहें कि बेयर फुट रहने की वजह से कैलस फॉर्मेशन हो सकती है, तो ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है, अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? क्या कुरतुलैन मैम, मुझे बताना नहीं आ रहा। नहीं, मैं आपकी बात समझ गई कुरतुलैन, मैं आपको यही बता रही हूँ कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आप अपने घर में नहीं, जो नॉर्मल सर्फेसेस होती हैं हमारी, इक्वल सर्फेसेस होती हैं, उस पे नहीं इस तरह से कुछ। लेकिन हाँ, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो, गॉड फॉरबिड, किसी के साथ कि वो बेयर फुट है और पत्थर हैं और इस तरह की ख़राब ज़मीन है, उसके ऊपर कोई 5-6 घंटे या बहुत टाइम आप स्पेंड करें, उस पे मजबूरी हो आपका चलना, तो उसकी वजह से अगर स्किन आपकी डैमेज होगी, फ्रिक्शन होगी, तो उसकी वजह से बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बनते। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है इनग्रोन टोनेल। एंड इनग्रोन टोनेल, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, आप सबने सुन भी रखा होगा, बड़ी कॉमन सी कंडीशन है, इसको हम ऑन्कोक्रिप्टोसिस भी कहते हैं। इट इज़ अ कंडीशन इन विच द फ्री एज ऑफ अ नेल प्लेट पेनिट्रेट्स द सराउंडिंग स्किन ईदर लेटरली और एंटीरियरली। ये कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम होता भी होगा, आई होप सो, ये बहुत से लोगों को होता है। जी बेटा, ये मोस्टली नर्सिस ऐसा ही है, ये हार्ड शूज़ की वजह से ज़्यादा होता है, क्योंकि देखो हार्ड शूज़ होते हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते, वो फिर स्किन को कंटिन्यूअसली फ्रिक्शन जनरेट करते रहते हैं ना, तो इस वजह से। अच्छा, इनग्रोन टो नेल की बात हो रही है, उसमें ज़्यादातर जो हमारे पाँव के नेल्स होते हैं ना बेटा, और पाँवों के भी जो हमारे थंब नेल्स होते हैं, उसमें ज़्यादा ये इनग्रोन टो नेल की सिचुएशन, उसकी कंडीशन होती है। अब जो इनग्रोन टो नेल है, होता क्या है कि जो नेल्स होते हैं, सम टाइम ये होता है कि जो सराउंडिंग की स्किन होती है ना, नेल बढ़ के उस स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, उस स्किन के अंदर चला जाता है। या दूसरी सिचुएशन या दूसरी कंडीशन ये भी होती है कि वो आगे की तरफ इंटीरियरली, फ्रंट वाली साइड पे भी वो, ये बहुत कम सिचुएशन में होता है, ज़्यादातर लेटरल साइड पे ही वो नेल जो होता है वो स्किन के अंदर चला जाता है, इंटीरियरली बहुत कम होता है, लेकिन हो सकता है। इसी कंडीशन को हम कहते हैं इनग्रोन टो नेल या फिर ऑन्कोक्रिप्टोसिस। A secondary infection और ग्रेन्युलेशन टिश्यू में डेवलप। जाहिर है जब नेल इस तरह से स्किन के अंदर चला जाएगा, तो स्किन तो डैमेज हो रही है ना, स्किन के टिश्यूज डैमेज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से समटाइम अगर वो इन्फेक्टेड है या फिर इवन डर्टी भी है, तो समटाइम ऐसा होता है कि एक सेकेंडरी इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है वहाँ पे। दिस painful condition is caused by improper self treatment, external pressure such as tight shoes or stockings, internal pressure such as deformed toes, growth under the nail, trauma और infection। ये अब causes क्या क्या हो सकते हैं इनग्रोन टो नेल के? इनग्रोन टो नेल के जो हमारी पेनफुल कंडीशन है, इट मे बी कॉज्ड बाय या तो इम्प्रॉपर सेल्फ ट्रीटमेंट है, यानी आप अपने जो नेल्स हैं
उनकी अच्छे से केयर नहीं करते। देखें, जिसको पता है कि इनग्रोन टो नेल हो जाता है तो उसके लिए एक बड़ा बेस्ट ट्रीटमेंट ये होता है कि आप सबसे पहले तो अपने पाँवों की अच्छे से हाइजीन का ख्याल रखें। फ्रीक्वेंटली अपने पाँवों को वॉश करना और उन्हें खुश्क रखना ये ज़रूरी है। ये आपकी सेल्फ ट्रीटमेंट में आता है, यानी आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो नेल प्लेट होती है, आपकी जो नेल होता है, अगर आपको पता है वो बढ़ जाता है, इस तरह से इनग्रोन हो जाता है, तो उसको आप टाइमली उसकी कटिंग करें। यानी अगर वो इतना ज़्यादा बढ़ेगा ही नहीं, एक अपनी नॉर्मल जो स्किन के साथ उसकी पोजीशन है, लेटरल साइड पे भी, एंटीरियर साइड पे भी, अगर वो वहाँ रहेगा तो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो वो स्किन के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है बेटा। इसके अलावा एक्सटर्नल प्रेशर है, लाइक टाइट शूज़ और स्टॉकिंग्स। अगर बहुत ज़्यादा टाइट शूज़ किसी ने पहने हुए हैं या फिर टाइट स्टॉकिंग्स कोई पहनता है, इस्तेमाल करता है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। और बेटा इंटरनल प्रेशर भी हो सकता है। इंटरनल प्रेशर का मतलब ये है कि टोज की कोई डिफॉर्मिटी हो सकती है या फिर नेल के अंदर कोई और ग्रोथ हो सकती है, जिसके यानी नेल के अंडर, उसके नीचे कोई ग्रोथ हो सकती है जिसके अंदर नेल जो है वो इन हो सकता है। ठीक है ना। कोई ट्रॉमा हो सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है। ये वो सारे कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से इनग्रोन टो नेल हमारे पेशेंट में हो सकता है। अब ये जो मैंने अभी आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, वही आगे लिखा हुआ है कि ट्रिमिंग द नेल्स प्रॉपरली कैन प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम। अगर हम नेल्स को, नाखूनों को अच्छे से ट्रिम करेंगे, प्रॉपरली ट्रिम करेंगे, तो हम इस प्रॉब्लम से प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को। एक्टिव ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ वॉशिंग द फुट ट्वाइस अ डे। ये भी मैंने आपके साथ पहले आपको बता दिया कि दिन में कम से कम 2 मरतबा पाँवों को अच्छे से वॉश करना है। एंड इट शुड बी फॉलोड बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ लोकल एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, ताकि कोई भी अगर इन्फेक्शन है तो वो अंदर स्किन में ना जाए, इस तरह से उसे इन्वॉल्व ना करें। एंड रिलीविंग द पेन बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द नेल प्लेट ऑन द सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू। और इसी तरह से पेन को किस तरह से रिलीव कर सकते हैं हम, जो भी हमारे आसपास के टिश्यूज़ हैं, जाहिर है उसके ऊपर अगर प्रेशर हमारा कम होगा नेल प्लेट का, यानी हम उसे टाइमली जो है उसकी कटिंग करेंगे, सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर प्रेशर रिलीज होगा, उस प्रॉब्लम से हम बच जाएंगे। वार्म वेट सॉक्स हेल्प ड्रेन एन इन्फेक्शन। और अगर कोई इन्फेक्शन हो चुका है तो उसको अगर हम वेट सॉक्स पहना दें पेशेंट को थोड़ी देर के लिए, और वो वार्म होनी चाहिए, थोड़ी गर्म होनी चाहिए, उसकी वजह से फिर जो वो इन्फेक्शन होता है या पस फॉर्मेशन उसके अंदर हुई भी होती है, वो निकल के बाहर आ जाती है। A toenail may need to be excised by the podiatrist if there is severe infection। लेकिन अगर सिंपल सिर्फ इन ग्रोथ नहीं हुई भी है, यानी उसके साथ इन्फेक्शन भी हो गया है और वो इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा नौयत का है, यानी हम उसे लोकल ऑइंटमेंट से ट्रीट नहीं कर सकते। अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो फर्दर डीप स्किन लेयर्स को इन्वॉल्व करता जाएगा, उसमें इन्फेक्शन कॉज करता जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम उसे एक्साइज कर देते हैं। जो टो नेल होता है उसे हम पोडियाट्रिस्ट जो होते हैं वो उसे एक्साइज कर देते हैं, यानी उसमें कट लगा के उसमें से जितना भी मटेरियल होता है इन्फेक्टेड, उस सबको ड्रेन आउट करके बाहर निकाल के उसकी अच्छे से जो है उसमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डाल के उसकी अच्छे से ड्रेसिंग कर दी जाती है, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग, ताकि वो जो वूंड है, जाहिर है जब इन्फेक्शन खत्म होगा तो वो वूंड आहिस्ता आहिस्ता हील होना शुरू हो जाएगा। नर्जिस का क्वेश्चन है, लास्ट जब सर्जरी होता है इसका ट्रीटमेंट, अगर यही बता रही हूँ नर्जिस आपको कि उसको फिर हम एक्साइज ही करते हैं। इसका यही एक फिर सोल्यूशन होता है कि उसको हमें एक्साइज करना पड़ता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है हेमर टो। अच्छा, इनग्रोन टोनेल समझ आ गया बेटा। नेक्स्ट चले, अब आ जाता है हेमर टो। हेमर टो क्या होती है जरा देखते हैं, नाम से भी समझ आ रहा है हमें। हैमर टो इज अ फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी। हैमर कैसी होती है सबको पता है ना, फ्लेक्स उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे बना हुआ होता है ना। तो हैमर टो जो है वो भी एक फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है, किस चीज़ की, ऑफ द इंटरफेलेंजियल जॉइंट। फेलेंजीज क्या होती हैं, ये जो हमारे एक फिंगर के अंदर 2-3 डिजिट्स होते हैं, ये फेलेंजेस होती है ना, तो इनके दरमियान के जॉइंट्स को हम कहते हैं इंटरफेलेंजियल जॉइंट। सो हैमर टो इज अ फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ऑफ द इंटरफेलेंजियल जॉइंट विच में इन्वॉल्व सेवरल टोज। और ये जो हैमर टो होती है ये एक वक्त में
डिफरेंट टोज को इन्वॉल्व कर सकती है। सो सिंपल आपको जो इंटरफेलेंजियल यानी डिजिटल के दरमियान जो जॉइंट्स हैं वो फ्लेक्स हो जाते हैं, उनकी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी हो जाती है। पहली चीज हमें समझ आ गया कि हैमर टो क्या होती है। Yes, you are right, Samar. The condition is usually an acquired deformity. ये जो hammer toe वाली situation है, ये usually जो है this is an acquired deformity. ठीक है जी. Tight socks or shoes may push an overlying toe back into the line of the other toes. ये condition usually acquired होती है. Tight socks पहन लिए हमने या tight shoes पहन लिए. Obviously आप सोचें अगर आप कहीं शूज बाय करने के लिए जाते हैं, आप शूज खरीदते हैं, उसमें आपने पाउंड डाला, ठीक है, उसका साइज चेक किया आपने, अगर शूज छोटा हो तो क्या होता है, पीछे से तो पाँव नहीं ना मुड़ता, शूज छोटा हो तो सबसे पहले यही होता है ना कि वो फिंगर्स मुड़ना शुरू हो जाती हैं आगे से। तो अगर कोई इतने ज़्यादा टाइट शूज़ वैसे ही जनरली हर वक्त पहनता रहेगा तो उसकी वजह से एक पुशिंग फोर्स अप्लाई होती है टोज़ के ऊपर, ठीक है जी, यानी जो बेसिकली लाइन ऑफ टोज़ होती है उनके ऊपर अप्लाई होती हैं और उसकी वजह से वो फ्लेक्स पोजिशन में आ जाती हैं, फ्लेक्स हो जाती हैं। द टोज़ यूजुअली आर पुल्ड अपवर्ड, जाहिर है जब वो बेंड हो जाएंगी कंटिन्यू इतना प्रेशर होने की वजह से अगर वो बेंड हो जाएंगी तो जो टोज होती हैं वो ऊपर की तरफ पुल्ड अपवर्ड, ऊपर की तरफ एक तो वो पुल्ड हो जाती हैं, मूव हो जाती हैं, फोर्सिंग द मेटाटार्सल जॉइंट डाउनवर्ड। और जो आपको पता है ना मेटाटार्सल जो यानी फिंगर, एक तो ये डिजिटल हमारे होते हैं, फिलेंजेस होती हैं जो इससे पीछे टार्सल्स होते हैं और उसके पीछे टार्सल्स होते हैं, ठीक है ना, ये पता है सबको, पाँव का एनाटॉमी सबको याद आ रही है, याद आ रही है एनाटॉमी सब स्टूडेंट्स को? क्लियर हो रहा है कि मेटाटार्सल बोन कौन सी होती हैं, टार्सल बोन कौन सी होती हैं, फिलेंजेस कौन सी होती हैं? अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा तो बता दें, मैं पिक्चर से दिखा दूंगी, लेकिन सबको याद आ रहा है तो ही समझ आएगा वरना नहीं समझ आएगा। इस तरह से जब टोस के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है, मेटाटार्सल जो जॉइंट्स हैं वो डाउनवर्ड मूव करते हैं, कॉर्न्स डेवलप ऑन टॉप ऑफ द टोज, उसकी वजह से जाहिर है अब जो पाँव का ऊपर वाला हिस्सा है उसको तो शूज़ की वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होगी ना वहाँ पे बेटा, तो वहाँ पे कॉर्न्स डेवलप हो सकती हैं, कैलस डेवलप हो सकते हैं अंडर द मेटाटार्सल एरिया, ठीक है जी, यानी टोज के ऊपर कॉर्न्स डेवलप हो जाएंगी, वो ऊपर वाले शूज के साथ टकरा रहा होगा और नीचे भी तो प्रेशर जनरेट हो रहा है ना, लग रहा है, तो नीचे मेटाटार्सल के नीचे वाले एरिया में कैलस फॉर्मेशन हो सकती है। यानी हैमर टो हमें समझ आ गया कि हैमर टो बेसिकली फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है। कौन सी चीज़ फ्लेक्स होती है? आपकी इंटरफेलेंजियल जॉइंट जो है वो फ्लेक्स हो जाते हैं हैमर टो में। और हमने ये पढ़ लिया कि ये आपकी एक्वायर्ड डिफॉर्मिटी है, यानी किसी ट्रॉमा की वजह से, ट्रॉमा की वजह से तो यूजुअली नहीं होता, मतलब एक्वायर्ड इन द सेंस कि वो आपकी अपनी गलती की वजह से यू आर एक्वायरिंग दैट डिफॉर्मिटी। उसमें जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा टाइट सॉक्स या शूज़ आप पहन लेते हैं तो ऑब्वियसली वो जो टो है आपके जो पाँव की टोज हैं वो बैकवर्ड यानी फ्लैक्स होकर बैकवर्ड पुशिंग फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देती हैं। उससे क्या होता है, आपकी पाँव की जो उंगलियां हैं वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू, मतलब ऊंची हो जाती हैं थोड़ी सी फ्लैक्स होने की वजह से, और वो फिर आपके शूज़ के साथ फ्रिक्शन हो के उनके ऊपर कॉर्न्स डेवलप हो जाते हैं और जो उसके नीचे का एरिया होता है मेटाटार्सल के नीचे का एरिया, वहाँ पे कैलस फॉर्मेशन हो सकती है। ओके, ट्रीटमेंट क्या है? द ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ कंजर्वेटिव मेजर्स, ऑब्वियसली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है इसकी। क्या क्या है? वेयरिंग ओपन टोड शूज़ और सैंडल्स, जो मैंने आपको बताया कि यानी उस पर प्रेशर रिलीफ करना है ना, प्रेशर ऐसे ही रिलीफ होगा कि आप ओपन, ज़ाहिर है आपको इस तरह के हो जाएंगे तो इस जब अगर वो बेंड हो जाएंगे, हैमर टो बन जाएगी तो बेटा इस बनावट के तो कोई शूज़ नहीं होते ना, ज़ाहिर है शूज़ होते हैं वो एक लेंथ में काउंट होते हैं या वो विड्थ में होते हैं, इसी के अकॉर्डिंगली शूज़ बनाए जाते हैं और इसी के अकॉर्डिंगली शूज़ की मेजरमेंट्स होती है। आपने ऐसे शूज़ तो कभी भी नहीं देखे होंगे कि कोई बहुत मतलब उसकी जो हाइट है, शूज़ की हाइट, विड्थ में, हील की बात नहीं कर रही हूँ मैं, फ्रंट ऑफ द शूज़ की बात कर रही हूँ। इवन अगर पूरी ब्लॉक हील वाले शूज़ भी होते हैं तो उनकी जो हील होती है वो शूज़ के अलावा ही होता है, जो पोर्शन होता है, यानी वो शूज़ का ऊपर वाला जो पोर्शन है उसकी कोई हाइट नहीं होती है, उसकी एक स्टैंडर्ड हाइट होती है। सो ओपन टो शूज़ पहनने पड़ेंगे, सैंडल्स पहननी पड़ेंगी ताकि उसके ऊपर फर्दर प्रेशर ना एक्सर्ट हो, दैट कन्फर्म टू द शेप ऑफ द फुट, कैरिंग आउट मैनिपुलेटिव एक्सरसाइजेस एंड प्रोटेक्टिंग द प्रोट्रूडिंग जॉइंट विद पैड्स। ये जो अगर कोई भी जॉइंट प्रोट्रूड आउट हो गए हैं, जाहिर है अगर हम उनके ऊपर कोई कॉटन पैड्स वगैरह रख देंगे
तो उससे हम फ्रिक्शन से प्रिवेंट कर सकेंगे। फ्रिक्शन नहीं होगी तो कॉन्स डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, सर्जरी ऑस्टियोटोमी में बी यूज्ड टू करेक्ट अ रिजल्टिंग डिफॉर्मिटी। There is little evidence to support treatment of hammer toe when the patient does not report pain or other symptom। अच्छा, बहुत सीवियर केस में ये है कि हमें सर्जरी करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर पेशेंट आपका उसको कोई इतने ज़्यादा साइन सिम्टम या पेन की कंप्लेन इस तरह से पेशेंट नहीं कर रहा, तो आप अपने पेशेंट को जो है सिंपल सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। हैमर टो हमें समझ आ गया। ये देखें मैंने आपको इनग्रोन टोनेल पढ़ाया है। ये देखें इनग्रोन टोनेल इस किस्म का होता है। ये देखिए नजर आ रहा है आपको पिक्चर्स में इस तरह से, दिस इज इनग्रोन टोनेल। और ये भी देखें हैमर शेप में जो पाँव मैंने आपको पढ़ाया ना, ये देखिए इस तरह से हो जाता है। सेकंड कंडीशन हमने हैमर टो पढ़ी। ये देखें आपको ये जो टो है, पाँव देख रहे हैं उठा हुआ नजर आ रहा है किस तरह से, ये मेटाटार्सल, फिर ये आपकी फेलेंजिस बोन्स जो हैं। आई होप सो कि मैंने पिक्चर दिखाई है आपको तो और क्लियर हो गया होगा दैट व्हाट इज हैमर टो। नेक्स्ट आ जाता है हेलक्स वेल्गस। नाउ व्हाट इज हेलक्स वेल्गस? A bunion, also known as hallux valgus, is a deformity of the joint connecting the big toe to the foot। आपके पाँव का जो टो है, बिग टो है, वो जहाँ पे फुट के साथ, आपके पाँव के साथ जुड़ रहा है, कनेक्ट हो रहा है, उस जॉइंट की डिफॉर्मिटी को कहते हैं हम हेलक्स वेल्गस, ठीक है जी। वहाँ एक बुनियन फॉर्मेशन हो जाती है। दिस बिग टो often bend towards the other toes and the joint become red and painful। होता क्या है, ये जो बड़ा हमारा जो अंगूठा होता है पाँव का ना, वो बेंड कर जाता है बेटा। किस तरफ बेंड कर जाता है? फिंगर्स की तरफ। फिंगर्स की तरफ वो टो बेंड कर जाएगी और जो वो जॉइंट है जिस जगह पे अंगूठा और पाँव एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, वो रेड और पेनफुल हो जाएगा। ये देखिए पिक्चर आपको साथ दिखाते हैं। ये देखिए ये आपका अंगूठा आपको नजर आ रहा है, पाँव का जो टो है, अंगूठा है, वो जिस जगह पे आपके पाँव की बोन के साथ जुड़ा है, वहां पे देखें ये बाहर निकल के आ गया। नॉर्मली तो ये एंगल नहीं होता ना बेटा, नॉर्मली तो इस तरह से आपका ये वाला जॉइंट प्रोट्रूड आउट नहीं हुआ होता। सो दिस इज एन एबनॉर्मल कंडीशन। बुनियन फॉर्मेशन होती है, उसे हम हेलक्स वेल्गस कहते हैं। कहाँ पे बनती है ये डिफॉर्मिटी? बेसिकली आपके पाँव का जो बिग टो होता है, बिग टो और फुट जहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, वहाँ पे जो वो जॉइंट है वो रेड एंड पेनफुल हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, और जो आपकी बिग टो है वो मूव कर जाती है, टर्न कर जाती है, बेंड कर जाती है टूवर्ड्स योर फिंगर्स। द ऑनसेट ऑफ बुनियन इज टिपिकली ग्रेजुअल। ये जो बुनियन फॉर्मेशन है, जो हेलक्स वेल्गस होता है, ये एकदम से सडन नहीं होता। यूजुअली ये है कि इसका ऑनसेट आहिस्ता आहिस्ता होता है, ठीक है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। कॉम्प्लिकेशंस में इंक्लूड ब्रूसाइटिस और आर्थराइटिस। इसकी वजह से यानी जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं मजीद इसके साथ, यानी ब्रूसाइटिस आई मीन कि ये कॉज इसकी हो सकती है कि आर्थराइटिस के पेशेंट्स में भी ये चीज़ हो सकती है, या ब्रूसाइटिस हो तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। एग्जैक्ट कॉज बेटा जी हेलक्स वेल्गस की अनक्लियर है। फैक्टर्स कुछ हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू द बुनियन फॉर्मेशन। फैक्टर्स विच आर कंट्रीब्यूटिंग टू द बुनियन फॉर्मेशन इंक्लूड हेरिटरी हो सकती है, किसी की फैमिली में ये प्रॉब्लम है तो वो आगे बच्चों में हो सकता है। आप इल फिटिंग शूज़ पहन रहे हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। ग्रेजुअल लेंथनिंग एंड वाइडनिंग ऑफ द फुट एसोसिएटेड विद एजिंग। जब एज के साथ साथ आपके पाँव का साइज बढ़ता है तो उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि ये बुनियन फॉर्मेशन हो जाती है। ये सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, क्योंकि इसकी कॉज बिल्कुल अनक्लियर है। ये सारे आपके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट एज। अब ट्रीटमेंट क्या देनी है हमने मरीज़ को, ये ऑब्वियसली डिपेंड करेगी कि आपके मरीज़ की एज कितनी है।
और कितनी ज़्यादा डिफॉर्मिटी हो चुकी है और पेशेंट के सिम्टम्स कितने सिवियर हैं, यानी पेशेंट पेन की कितनी ज़्यादा कंप्लेन कर रहा है, क्या वो इन चीज़ों को टॉलरेट कर सकता है, या इन चीज़ों को देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। उसके बाद wearing a shoe that conforms to the shape of the foot, corticosteroid injection, they control acute inflammation or surgical removal of the bunion. इस किस्म के फिर स्पेशल शूज़ बनाए जाते हैं, या तो फिर यही होता है कि ओपन चप्पल्स पहनी जाती हैं, यानी जो उस एरिया को कवर ना कर रही हो ना। तो कंफर्टेबल शूज़ अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द फुट हम शूज़ पहनते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करते हैं। और इसके अलावा जो सर्जिकल रिमूवल होता है, अगर बहुत सीवियर केसेस हैं, पेशेंट की पेन की कंप्लेन बहुत ज़्यादा है, तो और किसी और चीज़ से वो ठीक नहीं हो रहा, तो हमें ऐसी सिचुएशन में सर्जिकल रिमूवल भी करना पड़ सकता है बुनियन का, ठीक है जी। ये देखें, हैमर टो आपको मैंने बताया, ये इनग्रोन टो नेल और हेल्दी टो नेल में डिफरेंस देखिए। और ये अभी जो हमने बुनियन फॉर्मेशन पढ़ी, फिर देखिए ये इसके ऊपर डिवाइस इन्होंने इस तरह से अप्लाई की हुई है ना, ये इसलिए ये भी एक स्प्लिंट है, ये इसलिए अप्लाई किया जाता है कि इसके एंगल में देखें, आपको यहाँ पिक्चर से मैंने दिखाया हुआ इसका एंगल कैसे चेंज हुआ हुआ था ना, देखें अंगूठे का, अब यहाँ पे इसका एंगल कितना चेंज हो गया। सो आगे कंटिन्यू करें या जो पढ़ा है उसे ही समराइज कर लिया जाए। चलिए आज थोड़ा सा, हर रोज तो मैं पढ़ाती हूँ, जरा आज थोड़ा सा इम्तिहान भी हो जाए ना कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी जल्दी से मुझे आंसर दीजिए, टॉपिक्स के नाम बता दीजिए, क्या क्या पढ़ा हमने आज के लेक्चर में। कुछ पता भी तो लगना चाहिए कि सिर्फ टीचर ही पढ़ाती जा रही हैं, बच्चों को भी कुछ याद रह रहा है। क्या क्या पढ़ा है हमने आज के लेक्चर में, 2 लेक्चर हुए आज हमारे। इनग्रोन टोनिल पढ़ा है अभी वाले लेक्चर में, समर ने बताया, ओके समर। और जी बाकी बच्चे कहाँ हैं, सबसे आंसर चाहिए मुझे। हैमर टो पढ़ा है, मारिया ने डिफरेंट जवाब दिया है, कॉर्न्स के बारे में पढ़ा है हमने, ठीक है। कैलस के बारे में पढ़ा है, कॉर्न के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और जो फर्स्ट लेक्चर में चीजें पढ़ी हैं वो किसी को याद नहीं है। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुझे बताएं कॉमन कॉज आपने क्या यहाँ पे आइडेंटिफाई की, हमने जो फूड से रिलेटेड जितने भी चीज़ें पढ़ी हैं उसमें आपने सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज क्या आइडेंटिफाई किया है। अनहेल्दी प्रैक्टिस और अनहेल्दी प्रैक्टिस, मोस्ट कॉमन कॉज पूछ रही हूँ मैं, जो सब में ऑलमोस्ट कॉमन थी, ज़रा सोचें जल्दी से। हैमर टो है और कैलस हैं, कॉर्न्स हैं। यस मारिया, यू आर राइट, टाइट शूज़। तो देखिए कि शूज़ कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और हम आजकल जो है अपने, हाँ हार्ड शूज़, बिल्कुल फिटिंग में प्रॉब्लम है या शूज़ अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, हार्ड हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शूज़
देखें कि हम किस किस्म के शूज़ खरीद रहे हैं। अब एक बात है जी, ठीक है, फैशन चल रहा है, चीज़ें हैं, सब कुछ है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम अपनी हेल्थ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करें। जिस किस्म की भी चीज़ें हैं, जो है शूज़, वो आपको पता है किस तरह के आजकल वो फ्रंट से जो है छोटे-छोटे से बिल्कुल टोज़ होती हैं, वो शूज़ बहुत ज़्यादा फ़ैशन में इन हैं और लोग बहुत ज़्यादा पहनते हैं। लेकिन देखें, हम टेम्पोरेरीली तो ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें हो सकता है अभी जो हमारे यंग एडल्ट्स होते हैं, वो बच्चियाँ इन चीज़ों को पहने, उनको उस टाइम जो है इवन वो 2 साल 3 साल इस तरह की प्रैक्टिस रखें, उन्हें हो सकता है कोई भी प्रॉब्लम जनरेट ना हो, उनके अंदर कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये आफ्टर मैनी इयर्स, कुछ इवन आप उसे इस्तेमाल करना भी छोड़ दें, ठीक है, तो उसके बाद भी उसके इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि पाँव से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, इसके लिए ज़रूरी है आप यही जनरल केयर है बेटा कि आप शूज़ जो हैं वो सॉफ्ट शूज़ इस्तेमाल करें। और जो आपके ज़ाहिर है ये सारी टीचिंग्स आपको खुद पता होंगी, तो आप अपने पेशेंट्स को बता सकेंगे ना। सॉफ्ट शूज़ इस्तेमाल करें, अच्छी क्वालिटी के शूज़ इस्तेमाल करें, बेयर फुट आपने बिल्कुल भी अननेसेसरी नहीं घूमना, और अच्छी फिटिंग के शूज़ होने चाहिए आपके। और प्लस ये कि आपकी पर्सनल केयर, हाइजीन, आपकी फुट हाइजीन बहुत ज़रूरी है। लोग पाँव का बिल्कुल ख़्याल नहीं करते, ठीक है, बस फेस की तरफ ध्यान होता है या बहुत से बहुत हो गया तो हैंड्स की तरफ नहीं। अपने पाँवों का ख़्याल रखना है, पाँवों की सफाई-सुथराई का ख़्याल रखना है। अपने नेल्स के ऊपर ध्यान दीजिए। नेल्स अगर किसी के थोड़े से भी, वो होता है, सबको पता होता है अपना प्रॉब्लम, अगर नेल्स का आपके साथ एक दफ़ा ये प्रॉब्लम है, तो आप ध्यान रखें कि आइंदा से आप नेल्स को अच्छे से टाइमली ट्रिम करें, ताकि उसे इतना टाइम ही ना मिले, मौका ही ना मिले कि वो इनग्रोन टोनेल में कन्वर्ट हो जाए। अपनी हाइजीन का ख़्याल रखना है। पाँवों को कम से कम 2 टाइम्स अ डे जो है अच्छे से थॉरोली वॉश करना है। कभी भी गीले पाँवों के अंदर सॉक्स या शूज़ वग़ैरह नहीं पहननी। उसे कोशिश तो ये होनी चाहिए कि आप उसे एयर ड्राई करें, लेकिन अगर इतना पॉसिबल ना हो तो कम से कम उसे टॉवल से अच्छे से ड्राई करें। उसके बाद 1-2 मिनट जो है उसे ओपन एयर में रखें, ताकि आपके पाँव बिल्कुल कंप्लीटली ड्राई हो जाएँ। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, जो छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, जो हम अपने पेशेंट्स को भी गाइड कर सकते हैं, और ख़ुद भी हम इन प्रैक्टिसेस को, इन चीज़ों को फ़ॉलो कर सकते हैं। इससे ऑब्वियसली हमारे लिए ये हेल्पफुल हो जाएगा कि हम जब इस तरह की चीज़ें खुद फ़ॉलो करेंगे, अपने पेशेंट्स को फ़ॉलो करवाएँगे, तो देखिए ये बड़ी पेनफुल कंडीशंस होती हैं, जो मैंने आपको सारी बताई ना। इनग्रोन टोनेल हो गया, आप सोचें कि इंसान की प्लस जैसे अगर हम हेलिक्स वेल्गस की, हेमाटो की बात कर रहे हैं, ये बुनियन फॉर्मेशन है, ये बड़ा पेनफुल भी होता है। वन ऑफ माय कोलीग्स, शी वाज़ हैविंग दिस बुनियन फॉर्मेशन, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो कोई किसी किस्म के शूज़ नहीं पहन सकते, और इवन अगर इसको कोई ठोक, जैसे होता ही है ना, एक इम्बैलेंस हो जाए, कुछ चोट लग जाए, कुछ हो जाए, तो वो बड़ा पेनफुल होता है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम अच्छे से अपने जो है हाइजीन का ख्याल रखें, शूज़ कौन से पहनने हैं। तो ये इन सारी पेनफुल कंडीशन से हम खुद भी बच सकते हैं और अपने पेशेंट्स को भी बचा सकते हैं। टुडे इज़ थर्सडे, चलिए ठीक है। Fashion at any cost is common issue. Nafisa, you are right, but still, I will say that there are still people in the world कि जिनके लिए fashion at any cost is not common. तो अपना ज़रूरी है कि हम अपनी जो है हेल्थ का ख्याल रखें, ठीक है जी। चलिए बेटा, अब अटेंडेंस का भी टाइम हो गया है, तो अटेंडेंस मार्क करवा लीजिए तमाम बच्चे। अटेंडेंस मार्क करवा लीजिए बेटा। कोई क्वेरी है यहाँ तक को आप पूछ सकते हैं, बाकी अटेंडेंस मार्क करवा लें।
John Summer. This one. Ruqayya Saira Nargis. Ruqayya इधर थी Ruqayya Saira Nargis. ओके स्टूडेंट्स, ज़रा थोड़ी सी बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं कुछ स्टूडेंट्स का नेम कॉल कर रही हूँ, अगर वो उनमें से कोई स्टूडेंट प्रेजेंट है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। जो मेरे पास एब्सेंट शो हो रहे हैं: अक्सा लियाकत, अरूज इस्लाम, अरूज फवाद, आयशा और बेनिर सरवर, और खानसा बीबी, मदीहा फातिमा, महनूर, मोहम्मद फैसल,
मोहम्मद तलहा, मोहम्मद यासिर, निमराज जावेद, राबिया हसन, रामीन रसब, रिदा अहमद, सबा परवेज़, सायरा, शहबाज, ज़ैनब शबीर, जुनैरा, सना नाज, फ़िज़ा मुनीर, अक्सा तमसील। इनमें से अगर कोई स्टूडेंट प्रेजेंट है तो मुझे बता दें। ओके बेटा जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से मुलाकात होगी। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।